डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते मैंने आपको ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता के बारे में बताया था। इसी के चलते आज मैं आपको अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति बताऊंगा और प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, मिश्र धातुओं की और अर्धचालकों की, वैद्युत अपघट्यों की, इनके बारे में बताऊंगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये हमारे पास एक धात्विक चालक है। इसमें हमने मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दिखा रखा है। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसको जब हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है और विद्युत क्षेत्र E के उत्पन्न होने से इस परिपथ में या इस धात्विक चालक में धारा बहने लगती है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने लगते हैं। और यदि इस धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही प्रीवियस सेक्शन में कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध होता है वो I बराबर NeAVD होता है। ठीक हो गया। अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं ओम के नियम की उत्पत्ति के बारे में। तो माना इस धात्विक चालक तार की लंबाई L है, ठीक है, या D है, जो भी है। तो ऐसा करने से मैं ये भी आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि इस चालक तार की लंबाई L हो और उसके सिरों पर विभवांतर V उत्पन्न हो रहा हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस विभवांतर और लंबाई में संबंध जो होता है वो E बराबर V/L होता है, या कहीं कहीं उसे V/D दिखा रखा है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये भी ठीक है। अब क्या होता है कि जब इस परिपथ में धारा बहने लगेगी तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्यरत होता है। वो बल होता है F बराबर QE। क्या होता है? F बराबर QE। F क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल है। Q क्या है? इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, आवेश है। E क्या है? विद्युत क्षेत्र है, या कहीं कहीं इसे F बराबर EE भी लिखा है। तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये लिख दिया मैंने F बराबर EE। ठीक हो गया। E क्या है? इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। E का मान क्या है? V/L। ठीक। अब एक चीज़ और है कि जब हमारा इन इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो और उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F हो, तो फिर इलेक्ट्रॉन में जो उत्पन्न त्वरण होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका A बराबर F/m। A बराबर F/m कैसे हुआ? क्योंकि हम जानते हैं F बराबर ma से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। ठीक है, F बराबर ma। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। a क्या है? उस इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण है। f क्या है? इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। तो मैंने a का मान निकाल लिया, a बराबर F/m। अब अगला चरण हमारा आता है, हम जानते हैं कि धात्विक चालक में धनायन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन आउटर फील्ड में या आउटर सेल में बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। धातु के धनायनों से जब इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है तो टक्कर के पश्चात वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उनके बीच तय किया गया पथ माध्यमुक्त पथ तथा टकराने के पश्चात जो उनकी दिशा बदल जाती है, वो अलग अलग अवस्थाओं में अपने रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं। वो आपका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है या फिर श्रांति काल कहलाता है, जिसको मैं टाउ से दिखा रहा था। माध्य मुक्त पथ को मैं लैम्डा से दिखा रहा था। ठीक है, माध्य मुक्त पथ का मतलब यह है कि जब धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे हैं तो उनके द्वारा तय किया गया पथ वो माध्य मुक्त पथ है। होता क्या है कि धातु के धनायनों से इलेक्ट्रॉनों का जब टकराव होता है, तो मैं टकराने से पहले की बात कर रहा हूँ, यानी कि जब धातु के धनायनों से इलेक्ट्रॉन जब टकराए नहीं हैं, तो टकराए नहीं होंगे तो क्या होगा? इसमें ऊष्मीय वेग था। क्या था? ऊष्मीय वेग को हम किससे दिखा रहे थे? U से दिखा रहे थे। ठीक है, किससे दिखा रहे थे? U से दिखा रहे थे। और अब यदि इस इलेक्ट्रॉन के
धनायनों से टक्कर होती है तो टक्कर के पश्चात एक बल उत्पन्न हो रहा है। बल उत्पन्न होने से इसमें जो है त्वरण उत्पन्न हो रहा है, नहीं उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न त्वरण वो है A बराबर F/m। ठीक है, तो ऐसा करने से जब धनायनों से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होगी तो श्रांति काल में जो वृद्धि हो जाएगी, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वेग में, अनुगमन वेग में जो वृद्धि हो जाएगी वो a टाउ की हो जाएगी। अब u क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉनों को टकराने से पूर्व इलेक्ट्रॉनों का उष्मीय वेग। a टाउ क्या है, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण और टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल, यानी कि वेग। a टाउ क्या है, वेग, किस वेग से गति कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यदि एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये u प्लस a टाउ कितना हो जाएगा, u1 प्लस a टाउ 1। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो u2 प्लस a टाउ 2। तीसरे की बात करूं u3 प्लस a टाउ 3। इसी प्रकार n के लिए क्या हो जाएगा, un प्लस a टाउ n। n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो तब मैं लिखूं कि यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, एक इलेक्ट्रॉन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग हो वो Vd1 हो, तो वो क्या होगा, u1 प्लस a टाउ n 1। Vd2 बराबर क्या हो जाएगा, u2 प्लस a टाउ 2। Vd3 बराबर क्या हो जाएगा, u3 प्लस a टाउ 3। Vdn बराबर क्या हो जाएगा, un प्लस a टाउ n। तो मैं अब इन सबको जोड़ लूँगा। औसत अनुगमन वेग किसका, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग जो हो जाएगा Vd1 प्लस Vd2 प्लस Vd3 प्लस Vn प्लस Vdn। ठीक, तो हमारे पास Vd1 कितना है, u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस u3 प्लस a टाउ 3। ये हो जाएगा un प्लस a टाउ n। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। अब यदि मैं इसको सबको एक अलग अलग लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un बटे n प्लस a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ n बटे n। क्लियर है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो Vd बराबर हो जाएगा हमारे पास, अब मैं बता चुका हूँ आपको पूर्व में कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर जब धनायनों से होती है तो उसका उष्मीय वेग, औसत उष्मीय वेग यहाँ पर 0 हो जाएगा। और हमारे पास बचा क्या फिर, a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ n अपॉन n। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a टाउ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने टाउ बराबर लिखा है टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ n बटे n बराबर लिखा मैंने टाउ। तो Vd उस मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग जो हो जाएगा वो a टाउ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a टाउ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमारे पास समीकरण नंबर 2 क्या था, a बराबर f बटे m। इस a का मान यदि मैं इस Vd बराबर a टाउ में रख दूं, जो कि हमारा समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 2 से a का मान समीकरण 3 में रख दूं तो क्या मिलेगा मुझे। समीकरण नंबर 2 क्या था हमारे पास, a बराबर f बटे m, और समीकरण नंबर 3 क्या था, Vd बराबर a टाउ। तो रख दो, Vd बराबर हो जाएगा f टाउ बटे m। ठीक हो जाएगा, ठीक है, f टाउ बटे m। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास f का मान क्या था, f का मान ये है, कहाँ पर है, ये है, देखिए EV बटे L। तो f का मान भी रख देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो Vd बराबर हो जाएगा EV बटे ml टाउ बटे इतना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Vd बराबर EV बटे ml टाउ। ठीक, समीकरण नंबर हो गया
4। क्लियर है? ये आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा श्रांतिकाल और उत्पन्न विद्युत विभवांतर के बीच संबंध है। ठीक है। अब ये जो Vd है, हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या था? ये था। उस समीकरण नंबर 4 से ये Vd का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण 4 से Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? फिर I बराबर NeAVd था समीकरण नंबर 1, तो I बराबर हो जाएगा NeA EV बटे ml टाउ। ठीक है, ठीक हो गया? ठीक है ना? अब ये क्या हो जाएगा? I बराबर NE स्क्वायर A बटे m, यहाँ डाल दूँ मैं, L ये लिख दूँ, टाउ ये लिख दूँ। ठीक हो गया? कोई दिक्कत है? NE स्क्वायर बटे m लिख दिया मैंने, V बटे सॉरी ये हमने V लिख दिया। ठीक हो गया? अब इस V को मैं यहाँ भेज दूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? V बटे I कर रहा हूँ मैं, इस V को इसके ऊपर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा, ये सब उलट जाएंगे, NE स्क्वायर टाउ L बटे A। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? V बटे I का मान क्या होता है? R ml बटे NE स्क्वायर टाउ A। ये आपका विद्युत प्रतिरोध और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, श्रांतिकाल और क्षेत्रफल में संबंध हो गया। तो ये आपका सूत्र एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि मैंने V बटे I को R लिया है। ये प्रतिरोध की परिभाषा है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास एक तार हो, सीधा तार हो, उसको हम एक जगह या अन्य जगह से तार में गांठ लगा दें या फिर मोड़ दें, तो उस चालक तार का प्रतिरोध नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि जो चालक का या तार का जो प्रतिरोध होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा श्रांतिकाल टाउ पर निर्भर करता है। ठीक है। तार को मोड़ने से हमारे पास न तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, न ही श्रांतिकाल में भी कोई परिवर्तन होता है। इसलिए तार को मोड़ने से या फिर उनमें गांठ लगा देने से तार का प्रतिरोध नहीं बदलता, जिसके कारण तार का वेग भी चेंज, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। उसका जो अनुगमन वेग रहेगा वो भी वही रहेगा जो पहले था। अब हमारे पास जो अगला स्टेप आता है, अगला टॉपिक है, वो है विभवांतर और धारा I के बीच ग्राफ। V और I के बीच ग्राफ, ये याद रखना, सारा चीज़ इसी पर डिपेंड है, V और I पर। ये आपका I है, ठीक, और ये आपका V हो गया। याद रखना, मैंने आपको ओम का नियम बताया था। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, अर्थात किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में यदि कोई परिवर्तन न हो, अर्थात उसका ताप नियत रहे, हमेशा V और I के बीच इस प्रकार की लाइन रहे, सीधी रेखा रहे, चालक तार का प्रतिरोध ताप न बदले, तो ओम का नियम सत्य है, अन्यथा सत्य नहीं है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ओमी परिपथ किसे कहते हैं? वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं वे ओमी परिपथ कहलाते हैं। जैसे तांबे का तार, ठीक है, तांबे के तार को में विभवांतर धारा I प्रवाहित करने पर इस प्रकार की हमें
रेखा प्राप्त होती है। तो वो तांबे का तार ओम के नियम को की पुष्टि करता है। पुष्टि करने का मतलब ऐसा है कि ओम के नियम को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये कंडीशन ओम के नियम में आ रही थी, तब जाके ये ओमी परिपथ कहलाता है। अनोमी परिपथ वे कहलाते हैं जिसमें धारा और विभवांतर के मध्य इस टाइप का ग्राफ आता है। किस टाइप का? इस टाइप का या फिर इस टाइप का। इस टाइप का। तो ये ओम के नियम को सत्यापित नहीं करते हैं, ओम के नियम को वेरीफाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ओम के नियम की कंडीशन ये नहीं है। ओम के नियम की कंडीशन ये है कि तार का जो है ताप है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि इस प्रकार का ग्राफ आ रहा है V और I के बीच में, तो वे अनोमी परिपथ का है। अनोमी परिपथ का मतलब ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं, वे अनोमी परिपथ कहलाते हैं। जैसे टॉर्च का बल्ब, जैसे आपका थर्मिस्टर, अर्धचालक, वो डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, ये सब आपके जो हैं अनोमी परिपथ के उदाहरण हैं। ट्रांजिस्टर, ये सारे आपके अनोमी परिपथ के उदाहरण हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते हैं, यदि उसके विभवांतर में भी परिवर्तन आता है तो फिर वो ओम के नियम की पुष्टि नहीं करता है, अर्थात ओमी परिपथ वो नहीं है। और यदि धारा का मान बढ़ाने पर विभवांतर भी सेम रहता है, जितना धारा बढ़ रहा है उतना भी विभवांतर भी बढ़ रहा है, तो फिर आपका जो है वो ओमी परिपथ कहलाएगा। इस प्रकार की उसमें रेखा आएगी, ग्राफ आएगा। अब इसी के चलते आपका आता है गत्यात्मक प्रतिरोध, ठीक है। क्या आता है? गत्यात्मक। अब इसे हम एक चित्र की सहायता से समझेंगे गत्यात्मक प्रतिरोध को। ये हमारे पास V है विभवांतर, ये हमारे पास I है धारा I। इसमें इस प्रकार का ग्राफ है, ये अनुमी परिपथ का ग्राफ है, ठीक है। तो एक बिंदु हमने P ले रखा है, एक S ले रखा है, एक Q ले रखा है। इसका हमने स्लोप ले लिया है। तो होता क्या है कि यदि विभवांतर में थोड़ा चेंज हो रहा है, पहले कुछ था उसके बाद कुछ और हो गया, तो इन दोनों का अंतर हम विभवांतर को डेल्टा V से दिखा देते हैं। अब दूसरा था हमारा धारा, पहले धारा कुछ और थी, बाद में चेंज हो गई या कम हो गई, तो वो हमारा डेल्टा I कहलाता है। तो विभवांतर में भी जो चेंज आ रहा है और धारा में भी जो चेंज आ रहा है, तो विभवांतर में आए परिवर्तन तथा धारा में जो परिवर्तन आता है, उन दोनों के अनुपात को हम गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात गति के दौरान जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, गति के दौरान जो चालक में प्रतिरोध उत्पन्न होता है या फिर उसके विभवांतर और धारा के मान में जो चेंज होता है, वो गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। यह डेल्टा V बट्टे डेल्टा I का अनुपात होता है, ठीक है। अब इस चित्र में यदि हम गत्यात्मक प्रतिरोध की बात करें तो ये आपका डेल्टा V, ठीक, और ये डेल्टा I, ठीक है। तो डेल्टा V बटे डेल्टा I के अनुपात को हम क्या कहते हैं? गत्यात्मक प्रतिरोध, PS बटे QS। ये आपका गत्यात्मक प्रतिरोध है, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही, और आगे चलकर जो है हम प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता पढ़ेंगे और कार्बन वर्ण कोड पढ़ेंगे तथा प्रतिरोधों का संयोजन, जोड़ने का क्रम, आपका प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक है। तो इसलिए आज इतना ही, आगे चलकर हम नई ऊर्जा के साथ इस चीज़ को शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़िए, जहाँ पर नहीं आता हो आप कमेंट कीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि जो है जहाँ फिजिक्स के टीचर नहीं हैं उन लोगों को पता चल सके कि हम भी फिजिक्स आसानी से पढ़ सकते हैं। और बहुत ईजी मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं है, अब बाकी आपकी मेहनत आप जानें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।